हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर्स एंड क्लिनिक्स फॉर स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर्स एंड क्लिनिक्स फॉर स्केड्यूल एक्टिविटीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी function of a subcenter in the organization of health services at the village level as per Indian Public Health System guidelines। मतलब भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अनुसार गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन में उपकेंद्र का प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए, उपकेंद्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है गांव स्तर पर। तो ऑप्शन ए है हमारा डिसीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, मतलब रोग की निगरानी और रिपोर्टिंग। ऑप्शन बी हमारा कंडक्टिंग मेजर सर्जरीज, मतलब बड़ी सर्जरी कराना। ऑप्शन सी हमारा प्रोवाइडिंग टर्टियरी केयर, मतलब तृतीयक देखभाल देना। ऑप्शन नंबर डी है इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं का टीकाकरण। तो बताइए, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अनुसार गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन में उपकेंद्र का कार्य क्या होता है, प्राथमिक कार्य क्या होता है उपकेंद्र का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिसीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग क्या होगा, डिसीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, मतलब रोग की निगरानी और रिपोर्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोग की निगरानी और रिपोर्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र गांव में स्वास्थ्य सेवा का पहला बिंदु होता है, संपर्क पहला बिंदु है। इनका मुख्य कार्य होता है रोगों की पहचान, निगरानी, स्वास्थ्य रिपोर्टिंग या फिर टीकाकरण या फिर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं होता है, प्राथमिक उपचार होता है। ठीक है, ये बड़ी सर्जरी या फिर पशुओं का टीकाकरण नहीं करते हैं। ठीक है, बड़ी सर्जरी प्राथमिक सेंटर पर नहीं होते हैं, ना ही पशुओं को टीकाकरण होता है, ना ही तृतीयक देखभाल देना होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा। When organization routine immunization sessions at the sub-center, what is the most important first step for the ANM? मतलब रूटीन टीकाकरण सत्र आयोजित करते समय उपकेंद्र पर एएनएम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम क्या है। बताइए, एएनएम सबसे पहला कदम क्या उठाएगी, इनमें से पहला कदम क्या होगा एएनएम का। तो ऑप्शन ई है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिटी लीडर्स, मतलब समुदाय के नेताओं को सूचना देना। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड इक्विपमेंट, मतलब टीकों व उपकरणों की उपलब्धता जांचना। ऑप्शन सी है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज, मतलब लाभार्थियों की सूची बनाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट, मतलब जलपान की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूटीन टीकाकरण सत्र आयोजित करते समय उपकेंद्र पर एएनएम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम क्या है। उपकेंद्र पर सबसे पहला कदम क्या होगा एएनएम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड इक्विपमेंट, मतलब टीकों व उपकरणों की उपलब्धता जांचना। क्या करेगी एएनएम, एएनएम करेगी टीका और उपकरणों की उपलब्धता जांचेगी, टीका सही रखे हुए हैं या नहीं, या फिर एक्सपायरी चीज तो नहीं है, और उपकरणों की जांच करेगी। जो भी इक्विपमेंट वो लेके आती है, उपकरण लेके आती है, उनको जांचना भी जरूरी है। ठीक है, उनकी जांच करना जरूरी है, उनको देखना है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टीका व उपकरणों की उपलब्धता जांचना बहुत जरूरी है। टीकाकरण से पहले एएनएम को यह जांचना जरूरी है कि सभी टीके, सिरिंज, उपकरण आदि पर्याप्त हैं या नहीं है। कमी होने से सत्र रुक सकता है। ठीक है, इसके बाद ही अन्य तैयारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन कवरेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सब सेंटर इन hilly travel and difficult areas according to IPHS norms, मतलब IPHS मानदंडों के अनुसार पहाड़ी जनजाति और कठिन क्षेत्रों में उपकेंद्र से
न्यूनतम कितनी जनसंख्या के लिए सेवा अपेक्षित है? बताइए, जो पहाड़ी जनसंख्या होती है, पहाड़ी एरिया में कितनी जनसंख्या पर उपकेंद्र होता है? पहाड़ी एरिया का पूछा है, बताइए पहाड़ी एरिया में कितनी जनसंख्या पर होता है उपकेंद्र, सब सेंटर? तो ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 20,000, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25,000। तो बताइए कितना होगा, पहाड़ी क्षेत्र पर कितना होगा? पहाड़ी क्षेत्र पर कितनी आबादी में सब सेंटर होता है, उपकेंद्र कितनी आबादी में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3000। क्या हो जाएगा? 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3000 पर होता है उपकेंद्र। ठीक है, पहाड़ी एरिया जो होता है उसमें 3000 पर, न्यूनतम 3000 जनसंख्या पर सब सेंटर होता है। ठीक है, 3000 जनसंख्या के लिए सेवा अपेक्षित होती है पहाड़ी एरिया में। ओके, IPHS के अनुसार दुर्गम क्षेत्रों में प्रति उपकेंद्र न्यूनतम 3000 की जनसंख्या कवरेज आवश्यक होता है ताकि पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में पहुंच सुनिश्चित की जा सके, इसलिए। ठीक है, और जो गांव एरिया होते हैं, जो नॉर्मल गांव होते हैं, उनमें 5000 जनसंख्या होती है। ठीक है, अगर 3000 ऑप्शन अकेला आता है और 20,000 या 25,000 आ जाता है तो आपको 5000 लगा देना है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, फॉर मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केड्यूल एक्टिविटीज हाउस शुड रिकॉर्ड्स एट अ सब सेंटर बी मैनेज्ड। मतलब नियत गतिविधियों के संगठन को बनाए रखने के लिए उपकेंद्र में अभिलेखकों का प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए? बताइए, उपकेंद्र में अभिलेखकों का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ओनली हाई प्रायोरिटी केसेस आर रिकॉर्डेड। मतलब केवल उच्च प्राथमिकता के मामलों को रिकॉर्ड रखें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑल रिकॉर्ड्स शुड बी अपडेट रेगुलरली एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब सभी अभिलेख नियमित रूप से अपडेट करें व गोपनीय रखें। ऑप्शन नंबर सी है हमारे रिकॉर्ड आर केप्ट ओपन फॉर ऑल। मतलब अभिलेख सभी के लिए खुले रखें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नो रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब कोई रिकॉर्ड आवश्यक नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड शुड बी अपडेट रेगुलरली एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब सभी अभिलेख नियमित रूप से अपडेट करें और गोपनीय रखें। आपको क्या करना है? सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट करना है और गोपनीय भी रखना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट व गोपनीय रखना जरूरी है, जिससे डेटा का मूल्यांकन, निगरानी और गोपनीयता बनी रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, Which of the following scheduled activities is not the responsibility of a subcenter? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी निर्धारित गतिविधि उपकेंद्र की जिम्मेदारी नहीं है पूछा है। बताइए उपकेंद्र की जिम्मेदारी इनमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा एंटीनेटल चेकअप्स, मतलब गर्भवती महिलाओं की जांच। ऑप्शन बी है हमारा माइनर सर्जरी, मतलब छोटी सर्जरी। ऑप्शन सी है इम्यूनाइजेशन सेशंस, मतलब टीकाकरण सत्र। ऑप्शन नंबर डी है हमारा हेल्थ एजुकेशन आउटरीच, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार प्रसार। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी निर्धारित गतिविधि उपकेंद्र की जिम्मेदारी नहीं है? बताइए उपकेंद्र की जिम्मेदारी इनमें से कौन सी नहीं है? उपकेंद्र इनमें से क्या नहीं करता है? तो उपकेंद्र की जिम्मेदारी छोटी सर्जरी करना नहीं है। ठीक है, उपकेंद्र क्या करता है? सर्जरी नहीं करता है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। ठीक है, सर्जरी नहीं करता है उपकेंद्र। उपकेंद्र में सर्जरी की व्यवस्था नहीं होती है। वे केवल रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन, बस शुरुआत इलाज देते हैं। शुरुआत जो इलाज होते हैं जैसे फीवर, खांसी, सर्दी, ये सब इलाज करते हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। ठीक है, बड़े इलाज नहीं होते हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा,
who is primarily responsible for organizing and conducting home visit as part of सब-सेंटर आउटरीच सर्विसेज। मतलब उपकेंद्र आउटरीच सेवाओं में घर घर भ्रमण आयोजित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? बताइए प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन ए है मेडिकल ऑफिसर मतलब चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन बी है हमारा एएनएम मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन सी है हमारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन, ऑप्शन डी है ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर मतलब ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। तो बताइए उपकेंद्र आउटरीच सेवाओं में घर घर भ्रमण आयोजित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? बताइए घर घर भ्रमण कौन करता है इनमें से? कौन सा स्टाफ इनमें से घर घर भ्रमण करता है? इसका आंसर पता है तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। एएनएम जो होती है वो घर घर भ्रमण करती है, ठीक है। घर घर जाने की प्राथमिक जिम्मेदारी एएनएम की होती है, ठीक है। घर घर जाने की प्राथमिक जिम्मेदारी एएनएम करती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ करती है। ओके, एएनएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। घर घर भ्रमण जैसे टीकाकरण, गर्भवती जांच आदि के लिए सामान्यतः एएनएम ही जाती है, ठीक है। एएनएम जाती है घर घर भ्रमण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा फॉर प्लानिंग ऑफ विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डे। इसका शॉर्ट फॉर्म है BHND। व्हाट प्रिपरेटरी एक्शन इज एसेंशियल एट सब सेंटर? क्या है? फॉर प्लानिंग ऑफ विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे व्हाट प्रिपरेटरी एक्शन इज एसेंशियल एट सब सेंटर? मतलब ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस की योजना के लिए उपकेंद्र पर कौन सी प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है? बताइए अब ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस की योजना के लिए उपकेंद्र पर कौन सी प्रारंभिक तैयारी आवश्यक होती है? कौन सी प्रारंभिक तैयारी होती है इनमें से उपकेंद्र पर? बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा इनवाइटिंग ओनली मेल बेनिफिशियरीज मतलब केवल पुरुष लाभार्थी को बुलाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कोऑर्डिनेशन विद आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स मतलब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कंडक्टिंग फ्री आई कैंप ओनली मतलब केवल नेत्र शिविर आयोजित करना। ऑप्शन नंबर डी है नो कोऑर्डिनेशन नीडेड मतलब कोई समन्वय आवश्यक नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस की योजना के लिए उपकेंद्र पर कौन सी प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है? कौन सी प्रारंभिक तैयारी आवश्यक होगी इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेशन विद आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स मतलब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समन्वय गांव में BHND आयोजन को सफल बनाना होता है, ठीक है। BHND का फुल फॉर्म ये हो जाएगा विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ठीक है। BHN को हम बोलते हैं विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए इसका BHND, ठीक है। लिखा ही नहीं रहा, BHND लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म हो जाएगा इसका विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा What is the recommended frequency for the organization of outreach immunization sessions by sub-centers in a typical village मतलब एक सामान्य गांव में उपकेंद्र द्वारा आउटरीच टीकाकरण सत्र आयोजित करने की अनुशंसित आवृत्ति क्या है? बताइए एक सामान्य गांव में उपकेंद्र द्वारा आउटरीच टीकाकरण सत्र आयोजित करने की अनुशंसित आवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन ए है वंस एवरी 6 मंथ मतलब 6 माह में एक बार। ऑप्शन बी है मंथली मतलब मासिक। ऑप्शन सी है वंस इन 3 इयर्स मतलब 3 वर्ष में एक बार। ऑप्शन डी है डेली मतलब प्रतिदिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी
मंथली, क्या हो जाएगा, मंथली हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सामान्य गांव में उपकेंद्र द्वारा आउटरीच टीकाकरण सत्र आयोजित करने की अनुशंसित आवृत्ति क्या है। हर महीने में टीकाकरण सत्र आयोजित करने की अनुशंसित आवृत्ति है, ठीक है, हर महीने करना पड़ेगा, ठीक है, हर महीने करते हैं। मासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर माह आउटरीच टीकाकरण करवाने से सभी बच्चों को समय पर टीका मिलता है और छूटना भी कम होता है, ठीक है, सभी बच्चों के, जिन बच्चों के अगर टीका छूट जाते हैं उनको भी टीके मिल जाते हैं, ठीक है, हर महीने करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, टू ensure effective coverage during scheduled activities, what is the role of community participation as per public health policies? मतलब नियत गतिविधियों में प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में सामुदायिक सहभागिता का महत्व क्या है? क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए है इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, मतलब जागरूकता और सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन बी है हमारा मेक्स द प्रोसेस स्लो, मतलब प्रक्रिया धीमी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, मतलब लाभार्थियों की संख्या कम करती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इज नॉट कंसाइडर्ड नेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं मानी जाती है। राइट आंसर क्या हुआ इसका? नियत गतिविधियों में प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों की सामुदायिक सहभागिता का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है, राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जागरूकता और सहभागिता बढ़ती है, ठीक है, जागरूकता और सहभागिता बढ़ती है, इससे सामुदायिक सहभागिता से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं, अधिक लोगों को लाभ मिलता है और जागरूकता व सेवा उपयोगिता भी बढ़ती है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशंस एट द क्लिनिक हाउ शुड मटेरियल्स एंड मेथड बी सिलेक्टेड, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा सत्र चलाने के लिए सामग्री और विधियों का चयन कैसे होना चाहिए? बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा सत्र चलाने के लिए सामग्री और विधियां का चयन कैसे होना चाहिए, कैसे होगा बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑडियंस नीड्स, मतलब श्रोताओं की आवश्यकताओं के बिना। ऑप्शन बी है बेस्ड ऑन एज ग्रुप, मतलब लिटरेसी एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट, मतलब आयु शिक्षा तथा सामुदायिक संदर्भ के अनुसार। ऑप्शन सी है हमारा ओनली पम्पलेट्स शुड बी यूज्ड, मतलब केवल पर्चे ही दें। ऑप्शन डी है हमारा नो मटेरियल सिक्योर्स, मतलब कोई सामग्री आवश्यक नहीं होती। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ? क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्वास्थ्य शिक्षा सत्र चलाने के लिए सामग्री और विधियां का चयन कैसे होना चाहिए? बताइए सामग्री और विधियों का चयन कैसे होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बेस्ड ऑन एज ग्रुप लिटरेसी एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट, मतलब आयु शिक्षा तथा सामुदायिक संदर्भ के अनुसार। क्या होगा? आयु शिक्षा तथा सामुदायिक संदर्भ के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रोता के अनुरूप सामग्री चुनने से संदेश प्रभावशील बनता है और लोग अधिक सीखते हैं, इससे लोग भी सीखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आयु शिक्षा तथा सामुदायिक संदर्भ के अनुसार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, What is the importance of maintaining a daily activity schedule at a sub center? मतलब उपकेंद्र में दैनिक क्रियाकलाप अनुसूची बनाए रखने का क्या महत्व है? बताइए, उपकेंद्र में दैनिक क्रियाकलाप अनुसूची बनाए रखने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब प्रभावी समय प्रबंधन व उत्तरदायित्व के लिए। ऑप्शन बी है हमारा फॉर अननेसेसरी पेपर वर्क, मतलब अनावश्यक कागजी कार्य हेतु। ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब मरीजों की संख्या कम करने के लिए। ऑप्शन डी है नो इम्पोर्टेंस, मतलब कोई महत्व नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है उपकेंद्र में दैनिक क्रियाकलाप अनुसूची बनाए रखने का महत्व क्या है। बताइए उपकेंद्र में दैनिक क्रियाकलाप अनुसूची बनाए रखने का महत्व क्या है, क्या महत्व है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रभावी समय प्रबंधन व उत्तरदायित्व के लिए क्या होगा, प्रभावी समय प्रबंधन व उत्तरदायित्व के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैनिक अनुसूची बनाने से काम समय पर पूरा होता है और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। ड्यूरिंग एन आउटरीच इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच डॉक्यूमेंट्स इज क्रूशियल टू अवॉइड मिसिंग एनी एलिजिबल बेनिफिशियरी। मतलब आउटरीच टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा दस्तावेज आवश्यक है जिससे कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए। बताइए आउटरीच टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा दस्तावेज जरूरी होता है जिससे कोई पात्र व्यक्ति छूट न जाए, कौन सा होगा इनमें से। तो राइट आंसर बताइए, ऑप्शन ए है हमारा ऑफिशियल लेटर हेड मतलब कार्यालय का पैड। ऑप्शन नंबर बी है हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट मतलब लाभार्थी सूची। ऑप्शन सी है स्टॉक रजिस्टर मतलब स्टॉक रजिस्टर। ऑप्शन डी है एक्सीडेंट रिपोर्ट मतलब दुर्घटना रिपोर्ट। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेनिफिशियरी लिस्ट क्या होगा, बेनिफिशियरी लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि लाभार्थी सूची क्या होगा, लाभार्थी सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभार्थी सूची बनाने से एक भी पात्र व्यक्ति छूटता नहीं है। ठीक है, लाभार्थी सूची अगर रहेगी तो कोई भी पात्र छूटेगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग माइनर प्रोसीजर्स एट सब सेंटर्स। मतलब उपकेंद्र में छोटी प्रक्रिया के समय संक्रमण नियंत्रण के लिए क्या मानक निर्देश है। बताइए इनमें से कौन सा मानक निर्देश है। तो ऑप्शन ए है हमारा नेवर यूज ग्लव्स मतलब कभी दस्ताने ना पहने। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग हैंड हाइजीन मतलब सार्वभौमिक सावधानियां अपनाएं जैसे हाथ स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इग्नोर स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी की अनदेखी करें। ऑप्शन डी है यूज ओनली हॉट वाटर फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग मतलब उपकरण धोने के लिए केवल गर्म पानी इस्तेमाल करें। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग हैंड हाइजीन मतलब सार्वभौमिक सावधानियां अपनाएं जैसे हाथ स्वच्छता। ठीक है, दस्ताने पहनना, हाथ धोना, उपकरण की सफाई आदि से संक्रमण नहीं फैलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में तो दिया है कभी दस्ताने ना पहने, जबकि अगर आप दस्ताने पहनने से संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। In organizing antenatal clinics, which of the following should primarily be ensured for effective service delivery? मतलब एंटीनेटल क्लिनिक आयोजन में किसका प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। बताइए जब एंटीनेटल क्लिनिक होता है उस आयोजन में किसका प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए, किसका प्राथमिकता से ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेसी एंड बेसिक इक्विपमेंट मतलब गोपनीयता व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है हमारा क्राउडेड इन्वायरमेंट मतलब भीड़ भाड़ वाला वातावरण। ऑप्शन सी है ओनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब केवल पंजीकरण प्रक्रिया। ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ स्टाफ मतलब स्टाफ की अनुपस्थिति। राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में पूछा है
एंटीनेटल क्लिनिक आयोजन में किसका प्राथमिकता से ध्यान रखना चाहिए? इनमें से किसका प्राथमिकता से ध्यान रखेंगे आप? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेसी एंड बेसिक इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब गोपनीयता व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। इसका ध्यान देंगे, गोपनीयता का ध्यान देंगे और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। गर्भवती परीक्षा में गोपनीयता और सुविधाएं जरूरी हैं ताकि सेवा गुणवत्तापूर्ण रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ स्केड्यूल्ड हेल्थ एक्टिविटीज एट सब सेंटर ऑफ हायर अथॉरिटीज। मतलब उपकेंद्र की निर्धारित स्वास्थ्य गतिविधियों के आयोजन और पूर्णता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने का दायित्व किसका है? बताइए, उपकेंद्र की निर्धारित स्वास्थ्य गतिविधियों के आयोजन और पूर्णता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने का दायित्व किसका है? किसका दायित्व होगा इनमें से, बताइए। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कह रहा है एएनएम, ऑप्शन बी कह रहा है आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन सी कह रहा है मेडिकल सोशल वर्कर, ऑप्शन डी बोल रहा है विलेज सरपंच। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए, एएनएम का। क्या किसका काम होता है? एएनएम का दायित्व होता है। ठीक है, उपकेंद्र की निर्धारित स्वास्थ्य गतिविधियों के आयोजन और पूर्णता रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने का दायित्व एएनएम का होता है। इसका होता है एएनएम का होता है। ठीक है, एएनएम का दायित्व होता है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। स्वास्थ्य कार्यों की रिपोर्टिंग व जानकारी ऊपर तक देने का दायित्व एएनएम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग कैंप्स विच ग्रुप शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर इनविटेशन। क्या पूछा है? व्हेन ऑर्गेनाइजिंग एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप्स विच ग्रुप शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर इनविटेशन। मतलब गैर संचारी रोग जांच शिविरों के आयोजन में किस वर्ग को बुलाने की प्राथमिकता होनी चाहिए? गैर संचारी रोग जांच शिविरों के आयोजन में किस वर्ग को बुलाने की प्राथमिकता होनी चाहिए? बताइए, जब गैर संचारी रोग जांच शिविर होते हैं तो उस आयोजन में किस वर्ग के लोगों को बुलाते हैं? किस वर्ग को बुलाने की प्राथमिकता होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा एल्डरली एंड एट रिस्क एडल्ट, मतलब बुजुर्ग और जोखिमग्रस्त वयस्क। ऑप्शन सी बोल रहा है ओनली प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब केवल गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा मैन ओनली, मतलब केवल पुरुष। तो बताइए किसको बुलाना जरूरी है, किसको प्राथमिकता देना जरूरी है? राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बुजुर्ग और जोखिमग्रस्त वयस्क को बुलाएंगे। ठीक है, बुजुर्ग और जोखिमग्रस्त वयस्क जो होंगे उनको बुलाने की प्राथमिकता होनी चाहिए। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। एनसीडी जैसे रक्तचाप, डायबिटीज का जोखिम इन समूहों में अधिक होता है। एनसीडी करते हैं ना आप, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं वो एनसीडी करते हैं। एनसीडी जैसे कि बीपी देखना, डायबिटीज देखना, ये सब देखते हैं एनसीडी में। ठीक है, एनसीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, एनसीडी का जिसका फुल फॉर्म नहीं पता है जिसको, वो लिख लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है एनसीडी का मतलब। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। गर्भवती महिला मत लगा लेना, गर्भवती महिला नहीं होगा। ठीक है, बुजुर्ग और जोखिम वयस्क को बुलाना जरूरी होता है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग स्केड्यूल्ड क्लिनिक एक्टिविटीज व्हाट इज द की प्रिपेयर्डनेस स्टेप एट सब सेंटर्स। क्या है? टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशंस ड्यूरिंग स्केड्यूल्ड क्लिनिक्स एक्टिविटीज व्हाट इज द की प्रिपेयर्डनेस स्टेप एट सब सेंटर्स। मतलब नियमित क्लिनिक गतिविधियों में आपात स्थिति प्रबंध हेतु केंद्र पर कौन सी तैयारी जरूरी है? बताइए, नियमित क्लिनिक गतिविधियों में आपात स्थिति प्रबंध हेतु केंद्र पर कौन सी तैयारी जरूरी है? इनमें से कौन सी तैयारी जरूरी होगी बताइए? तो ऑप्शन ए है कीपिंग इमरजेंसी ड्रग किट रेडी,
मतलब आपातकालीन दवा किट तैयार रखना। ऑप्शन बी है हमारा नॉन प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, मतलब कोई तैयारी आवश्यक नहीं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉल फॉर हेल्प ओनली आफ्टर सिचुएशन वर्सन, मतलब स्थिति बिगड़ने के बाद ही मदद बुलाएं। ऑप्शन डी है हमारा इग्नोर रिस्क फैक्टर्स, मतलब जोखिम को अनदेखा करें। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कीपिंग इमरजेंसी ड्रग किट रेडी, मतलब आपातकालीन दवा किट तैयार रखना। उपकेंद्र पर कौन सी तैयारी जरूरी है? तो आपातकालीन दवा किट रखना जरूरी है। आपातकालीन दवा किट तैयार रखना जरूरी है, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में अगर दवाएं उपलब्ध हो तो तुरंत इलाज मुमकिन होता है, तुरंत इलाज हो जाता है अगर आप तैयारी रखेंगे आपातकालीन किट की, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। हाउ कैन सब सेंटर्स इंश्योर दैट एसेंशियल ड्रग एंड लॉजिस्टिक आर अवेलेबल बिफोर स्केड्यूल्ड हेल्थ एक्टिविटीज, मतलब उपकेंद्र निर्धारित स्वास्थ्य गतिविधियों से पहले आवश्यक दवाएं और संसाधन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बताइए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं आप? तो ऑप्शन ए है हमारा रेगुलर इन्वेंटरी चेक्स एंड एडवांस रिक्वेजिशन, मतलब नियमित सूची जांचें और अग्रिम मांग बनाएं। ऑप्शन बी है हमारा डिपेंड ऑन पेशेंट्स टू ब्रिंग मेडिसिन, मतलब मरीज को दवाई लाने पर निर्भर रहे। ऑप्शन सी है हमारा इमीडिएट परचेज व्हेन स्टॉक ओवर, मतलब स्टॉक खत्म होने पर तुरंत खरीदें। ऑप्शन डी है हमारा इग्नोर सप्लाई स्केड्यूल्स, मतलब आपूर्ति अनुसूची को अनदेखा करें। तो राइट आंसर तो आपको पता चल गया होगा इसका। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? उपकेंद्र निर्धारित स्वास्थ्य गतिविधियों से पहले आवश्यक दवाएं और संसाधन सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेगुलर इन्वेंटरी चेक्स एंड एडवांस रिक्वेजिशन, मतलब नियमित सूची जांचें और अग्रिम मांग बनाएं। क्या करना है आपको? नियमित सूची जांचते रहना है और अग्रिम मांग बनाएं, ठीक है। मतलब कि सूची देखें और उसके बाद ही आप अपनी मांग बनाएं, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। पहले से स्टॉक जांचने व समय पर मांग भेजने से कभी कमी नहीं आती है, ठीक है। समय पर आप मांग भेज देंगे तो आपको मेडिसिन की कमी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा। Why is it important to conduct regular team meeting at sub centers before organizing special clinics, मतलब उपकेंद्र पर विशेष क्लिनिकों से पहले नियमित टीम बैठकें क्यों जरूरी है? बताइए नियमित टीम बैठकें क्यों जरूरी है उपकेंद्र पर? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टू इंश्योर इफेक्टिव टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कार्य विभाजन व समन्वय सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है हमारा टू इंक्रीज पेपर वर्क, मतलब कागजी काम बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू डिले वर्क, मतलब कार्य को टालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब यह आवश्यक नहीं है। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए, टू इंश्योर इफेक्टिव टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कार्य विभाजन व समन्वय सुनिश्चित करने के लिए। इसके लिए कार्य विभाजन व समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। उपकेंद्र पर विशेष क्लिनिकों से पहले नियमित टीम बैठकें क्यों जरूरी है? विशेष क्लिनिकों से पहले नियमित टीम बैठकें क्यों जरूरी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीम मीटिंग से सबको अपनी जिम्मेदारी मालूम रहती है और काम समय से होता है, ठीक है, काम समय से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी फॉर स्पेशल हेल्थ कैंप्स कंडक्टेड एट क्लिनिक्स, मतलब क्लिनिक में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविरों के लिए समुदाय को जुटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताइए सर्वोत्तम तरीका इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है डोर टू डोर विजिट एंड ग्रुप मीटिंग्स, मतलब घर घर जाना व समूह बैठकें करना। ऑप्शन बी है ओनली सेंडिंग सर्कुलर्स, मतलब सिर्फ सर्कुलर भेजना। ऑप्शन सी है नॉट इन्फॉर्मिंग द कम्युनिटी,
मतलब समुदाय को सूचित ना करना। ऑप्शन डी है कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, मतलब जानकारी छुपा कर रखना। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्लिनिक में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविरों के लिए समुदाय को जुटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डोर टू डोर विजिट एंड ग्रुप मीटिंग्स, मतलब घर घर जाना व समूह बैठ के करना। क्या करना है? घर घर जाना व समूह बैठ के करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह और व्यक्तिगत संपर्क से जागरूकता व भागीदारी भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, what protocol should be in place at sub-centers for safe disposal of biomedical waste for routine activities? मतलब रूटीन गतिविधियों से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपकेंद्र में कौन सा नियम होना चाहिए? बताइए, इनमें से उपकेंद्र में कौन सा नियम होना चाहिए चिकित्सा अपशिष्ट के लिए? ऑप्शन ए है ओपन डंपिंग इन बैकयार्ड, मतलब पिछवाड़े में खुले में फेंकना। ऑप्शन बी है फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी है हमारा बर्निंग इन ओपन फील्ड, मतलब खुले मैदान में जलाना। ऑप्शन डी है नो डिस्पोजल नीडेड, मतलब निस्तारण की आवश्यकता नहीं। तो बताइए, जो अस्पताल में जो कचरा होता है उसको कहाँ फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए उस कचरे का निपटान कैसे करना चाहिए? बताइए, राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियमित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संक्रमण व पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलता है इससे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, while organizing adolescent health clinics, which of these practices must be promoted at sub centers? मतलब किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक आयोजित करते समय उपकेंद्र में किन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए? बताइए, किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक आयोजित करते समय उपकेंद्र में किन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन ए है काउंसिल अबाउट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब पोषण एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर सलाह देना। ऑप्शन बी है हमारा डिस्करेज ओपन डिस्कशंस, मतलब खुली चर्चा हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी है इग्नोर प्राइवेसी, मतलब गोपनीयता को अनदेखा करना। ऑप्शन डी है ओनली डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, मतलब केवल दवाई बांटना। राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। काउंसिल अबाउट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब पोषण एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर सलाह देना। क्या होगा? पोषण एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर सलाह देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों को पोषण व प्रजनन स्वास्थ्य पर सलाह देना जरूरी होता है, सिर्फ दवाई बांटना ही काफी नहीं होता है। ठीक है, उनको पोषण व प्रजनन स्वास्थ्य पर सलाह देना भी जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ द सब सेंटर इन सपोर्टिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स? मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपकेंद्र की भूमिका क्या है? बताइए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपकेंद्र की भूमिका क्या है? बताइए जल्दी। जब स्कूल में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं तो उपकेंद्र की भूमिका क्या होती है, उनमें क्या करते हैं उपकेंद्र? तो ऑप्शन ए है कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य जांच व स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऑप्शन बी हमारा प्रोवाइडिंग ओनली मेडिसिन, मतलब केवल दवाई उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी हमारा नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी भाग नहीं लेना। ऑप्शन डी कह रहा है हमारा कंडक्टिंग स्पोर्ट ओनली, मतलब केवल खेल कराना। तो बताइए उपकेंद्र क्या करता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य जांच व स्वास्थ्य शिक्षा देना। क्या होगा? स्वास्थ्य जांच व स्वास्थ्य शिक्षा देना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
स्कूल में स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, कृमिनाशक देना उपकेंद्र की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, विच कम्युनिकेशन अप्रोच इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग अटेंडेंस इन स्केड्यूल्ड मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक्स एट विलेज लेवल। मतलब गांव स्तर पर तय माता व बच्चे की क्लिनिक में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा संचार तरीका सबसे अच्छा है? बताइए, गांव स्तर पर तय माता व बच्चे की क्लिनिक में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा संचार सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन ए है हमारा इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब व्यक्तिगत व समूह संवाद। ऑप्शन बी है ओनली यूजिंग पोस्टर्स, मतलब केवल पोस्टरों का इस्तेमाल। ऑप्शन सी है नो कम्युनिकेशन नीडेड, मतलब किसी संचार की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब तकनीकी भाषा का उपयोग। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, मतलब व्यक्तिगत व समूह संवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत व समूह संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष या समूह संवाद से उपस्थिति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, What administrative tool helps subcenter monitor progress of scheduled community activities? मतलब सब सेंटर कैसे तय की गई समुदाय गतिविधियों की प्रगति पर नजर रख सकता है? बताइए, सब सेंटर कैसे तय की गई समुदाय गतिविधि की प्रगति पर नजर रख सकता है? तो ऑप्शन ए है एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस रजिस्टर्स, मतलब गतिविधि व प्रगति रजिस्टर। ऑप्शन बी है ड्राइंग चार्ट्स, मतलब चार्ट बनाना। ऑप्शन सी है वर्बल रिकलेक्शन ओनली, मतलब केवल मौखिक स्मरण। ऑप्शन डी है नॉन रिक्वायर्ड, मतलब कुछ आवश्यक नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? सब सेंटर कैसे तय की गई समुदाय गतिविधि की प्रगति पर नजर रख सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस रजिस्टर्स, मतलब गतिविधि व प्रगति रजिस्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखित रजिस्टर से सेवा की प्रगति का बेहतर मूल्यांकन व विश्लेषण हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफन शुड सब सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई बी रिव्यूड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपकेंद्र की व्यवस्था और आपूर्ति कितनी बार जांचनी चाहिए? बताइए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपकेंद्र की व्यवस्था और आपूर्ति कितनी बार जांचनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है एनुअली, मतलब वार्षिक। ऑप्शन नंबर बी है मंथली, मतलब मासिक। ऑप्शन सी है नेवर, मतलब कभी नहीं। ऑप्शन डी है वंस इन 10 ईयर्स, मतलब 10 वर्ष में एक बार। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। ठीक है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपकेंद्र की व्यवस्था और आपूर्ति कितनी बार जांचनी चाहिए? तो हर महीने जांचनी चाहिए। ठीक है, मासिक में जांचनी चाहिए, हर महीने जांचनी चाहिए। मतलब मासिक जांच से कमियां जल्दी दूर की जा सकती हैं, सेवाओं में निरंतरता भी बनी रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच इफ gaps or difficulties are found in organizing scheduled clinic activities? मतलब अगर तय क्लिनिक गतिविधियों में कोई समस्या या कमी मिलती है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है इमीडिएट करेक्टिव एक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब तुरंत सुधार और दस्तावेजीकरण। ऑप्शन बी है हमारा इग्नोर इश्यूज, मतलब समस्याओं को अनदेखा करें। ऑप्शन सी है हमारा वेट फॉर नेक्स्ट ईयर रिव्यू, मतलब अगले वर्ष की समीक्षा का इंतजार करें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा शिफ्ट ब्लेम ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों पर दोष डालें। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमीडिएट करेक्टिव एंड एक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्या हो जाएगा? इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब तुरंत सुधार और दस्तावेजीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समस्या मिलते ही सुधार करने से आगे कोई बाधा नहीं आती और रिकॉर्ड भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा,
In the context of sub-center functioning, what defines equity in organization of scheduled activities? मतलब उपकेंद्र संचालन में गतिविधियों के आयोजन में समानता मतलब कि इक्विटी क्या है? बताइए इक्विटी क्या है? तो ऑप्शन ए है इक्वल एक्सेस फॉर ऑल एलिजिबल ग्रुप्स मतलब सभी पात्र लोगों को समान अवसर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सर्विसेज फॉर मैन ओनली मतलब सिर्फ पुरुषों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रायोरिटी फॉर स्पेसिफिक कास्ट ओनली मतलब केवल विशेष जाति को प्राथमिकता। ऑप्शन डी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ओनली मतलब केवल जो पहले आए उसी को। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्या पूछा है क्वेश्चन में? उपकेंद्र संचालन में गतिविधियों के आयोजन में समानता क्या है? क्या है समानता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इक्वल एक्सेस फॉर ऑल एलिजिबल ग्रुप्स मतलब सभी पात्र लोगों को समान अवसर। ठीक है, सभी पात्र लोगों को समान अवसर देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानता मतलब कि इक्विटी का मतलब है सभी पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध हो, ना कि सिर्फ कुछ सीमित समूहों को नहीं देना है, सभी पात्र के लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा व्हाट सपोर्टिव सुपरविजन एक्टिविटी शुड बी अंडरटेकन बाय हेल्थ सुपरवाइजर ड्यूरिंग स्केड्यूल्ड आउटरीच विजिट्स मतलब आउटरीच विजिट के दौरान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को कौन सी सहायता पर्यवेक्षण गतिविधि करनी चाहिए? बताइए आउटरीच विजिट के दौरान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को कौन सी सहायता पर्यवेक्षण गतिविधि करनी चाहिए? है रिव्यू रिकॉर्ड्स एंड मेंटर स्टाफ मतलब रिकॉर्ड जांचें और स्टाफ का मार्गदर्शन करें। ऑप्शन बी है ओनली आस्क क्वेश्चंस मतलब केवल सवाल पूछें। ऑप्शन सी है इग्नोर सब सेंटर स्टाफ मतलब स्टाफ की अनदेखी करें। ऑप्शन डी है हमारा कम अनअनाउंस्ड एंड लीव क्विकली मतलब बिना बताए आए और जल्दी चले जाए। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? आउटरीच विजिट के दौरान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को कौन सी सहायता पर्यवेक्षण गतिविधि करनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिव्यू रिकॉर्ड्स एंड मेंटर स्टाफ मतलब रिकॉर्ड जांचें और स्टाफ का मार्गदर्शन करें। क्या होगा? रिकॉर्ड जांचना है और मार्गदर्शन करना है स्टाफ का। ठीक है, बेहतर सेवा के लिए मार्गदर्शन रिकॉर्ड जांच एवं सहायक पर्यवेक्षण जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा व्हेन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप कैंप्स व्हाई इज एडवांस कम्युनिटी नोटिफिकेशन क्रूशियल मतलब स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करते समय पूर्व सूचना महत्वपूर्ण क्यों है? बताइए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करते समय पूर्व सूचना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है पूर्व सूचना महत्वपूर्ण? तो ऑप्शन ए है इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड प्रिपरेशन मतलब अधिकतम भागीदारी की तैयारी सुनिश्चित होती है। ऑप्शन बी है इंक्रीज कॉस्ट मतलब लागत बढ़ती है। ऑप्शन सी है हमारा नॉट नेसेसरी मतलब आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी है क्रिएट्स कंफ्यूजन मतलब भ्रम पैदा करती है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड प्रिपरेशन। क्या होगा? इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड प्रिपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब अधिकतम भागीदारी और तैयारी सुनिश्चित होती है। क्या होती है? अधिकतम भागीदारी और तैयारी सुनिश्चित होती है। राइट आंसर इसका आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। पूर्व सूचना से लोग समय पर उपस्थित हो पाते हैं और जरूरी दस्तावेज व तैयारी भी कर लेते हैं। अगर आप पहले सूचना देंगे तो लोग समय पर उपस्थित होंगे। ठीक है, और जरूरी दस्तावेज जो होते हैं उसकी तैयारी भी कर लेंगे, उनको भी लेते आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करते समय पूर्व सूचना महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है अधिकतम भागीदारी और तैयारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।